आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं गणित के चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि आपका सारणिक है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने आव्यूह तक पढ़ा, फलन पढ़ा, संबंध फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और आव्यूह। तो अब हमारा नया चैप्टर है सारणिक। तो सारणिक को पढ़ना है, तो सारणिक को पढ़ने से पहले हमें आव्यूह को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आव्यूह से ही रिलेटेड आपका सारणिक होता है। आव्यूह का ही सारणिक होता है। जब तक आप आव्यूह नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका सारणिक आप नहीं समझ सकते हैं। हालांकि यह सरल चैप्टर है सारणिक, आव्यूह से भी सरल है, बट क्या है कि आव्यूह से ही संबंधित आपका सारणिक होता है, क्योंकि आव्यूह के जस्ट बाद ही सारणिक आता है। तो इसलिए आपका जो आव्यूह चैप्टर है उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी और यह चैप्टर आपके लिए और आसान हो जाएगा। आव्यूह की जो भी संक्रियाएं आप लोगों ने पढ़ा, आव्यूह के जितने भी गुणधर्म आप लोगों ने पढ़ा, तो वो सारी संक्रिया आपको सारणिक में मिलने वाली हैं, क्योंकि सारणिक में भी वही चीज़ होता है, पंक्ति स्तंभ, जो आव्यूह में होता है। तो जिस प्रकार से आव्यूह में संक्रिया कराई जाती है उसी प्रकार से सारणिक में भी संक्रिया मिलेगी। तो इसलिए आपका जो चैप्टर सारणिक है वो आव्यूह का बिल्कुल ही साइड चैप्टर है, उससे जुड़ा हुआ चैप्टर होता है। तो हम यहाँ पे आपको आव्यूह से ही रिलेटेड आव्यूह को पढ़ाते हुए, आव्यूह को समझाते हुए सारणिक तक ले जाएंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि सारणिक क्या होता है और आव्यूह से सारणिक बनाया कैसे जाता है, सारणिक का प्रयोग क्या है। इन सारी चीज़ों का हम पहले अध्ययन करेंगे, इस पर विचार करेंगे, उसके बाद सारणिक पे चलेंगे और सारणिक के एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि सारणिक क्या होता है, सारणिक के क्या क्या प्रयोग हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और किसी आव्यूह का सारणिक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे, इसकी एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे और इस पर जो क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सारणिक, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सारणिक क्या होता है। तो सारणिक जैसा कि आपका आव्यूह का एक रूप होता है जो एक संख्यात्मक मान होता है, और किसका संख्यात्मक मान होता है, आव्यूह का संख्यात्मक मान होता है। अर्थात आव्यूह को यदि हम संख्या के रूप में बदल दें, आव्यूह को किसी संख्या से संबंधित कर दें, तो वह संख्या क्या होगा, उस आव्यूह का सारणिक कहलाएगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जितने भी आव्यूह होंगे उनको संख्या के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, संख्या से कैसे संबंधित करेंगे। तो ये हमें देखना है कि आव्यूह का सारणिक संख्या से कैसे उसका संबंध होता है। जैसे आपको कोई आव्यूह मिला 1 4 2 1 3 4, ये आपका क्या होता है, एक आव्यूह होता है। अब इस आव्यूह को हमें क्या बनाना है, एक संख्या के रूप में बना देना है, और इसका जब संख्यात्मक मान हम ज्ञात कर लेंगे तो वही क्या होगा, इस आव्यूह का सारणिक। तो आपको यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि सारणिक क्या होता है, आव्यूह का सारणिक, आव्यूह का सारणिक। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी सारणिक होगा तो किसी आव्यूह का ही सारणिक होगा। और कैसे आव्यूह का सारणिक होगा, एक वर्ग आव्यूह का सारणिक होगा। किस आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का सारणिक, वर्ग आव्यूह का सारणिक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सारणिक होता क्या है, उसके बाद इसकी हम संख्यात्मक मान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सारणिक क्या है, किसी वर्ग आव्यूह के, कोई भी वर्ग आव्यूह है, किसी भी वर्ग आव्यूह को एक संख्या के रूप में परिवर्तित कर देना। अर्थात किसी वर्ग आव्यूह को एक संख्या से संबंधित कर दिया जाए तो वह संख्या उस आव्यूह का क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, n कोटि के किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग, n कोटि के किसी वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान को उस आव्यूह का क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। अर्थात आव्यूह रहेगा, उसका संख्यात्मक मान जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सारणिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो आव्यूह है, इसका संख्यात्मक मान क्या होता है। अभी तक तो हमने आव्यूह पढ़ा, लेकिन आव्यूह जब भी आंसर आता था कितना बड़ा आंसर आता था, ये कोई संख्या के रूप में तो नहीं आता था। लेकिन अब वही क्या बनाना है, संख्या के रूप में बना देना है। तो वही संख्या जो होगा वो उस आव्यूह का क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। तो इसके लिए आप देखो, ध्यान से देखेंगे सारणिक चल रहा है, सारणिक कैसे दिखाते हैं, सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रखिए, जिससे कि एक भी बात आपको आपसे छूटे ना, जिससे कि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो सारणिक कैसे याद करते हैं। इसको जब सारणिक लिखेंगे तो ये एक माड के रूप में जो चिन्ह होता है, दोनों तरफ एक सीधी पाई लगाते हैं, तो ये आव्यूह होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जब इसको इस तरह चिन्ह में रखेंगे तो ये क्या होगा, उसका सारणिक बन जाता है। और इसके अवयव को भी इसी चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं, तो ये सारणिक का चिन्ह होता है। और आव्यूह जो बड़े कोष्ठक में होता है, ये आव्यूह का चिन्ह होता है।
इस अवयव को क्या बना दिया गया, सारणिक बना दिया गया, सारणिक के रूप में। तो ए का सारणिक क्या हो गया, इतना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा भाग होता है, कैसे होता है, इस संख्या का इसमें गुणा करते हैं तो 8 होगा, फिर माइनस इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना होता है 3, अर्थात ये कितना आ गया 5। अब देखो यह अवयव था, ये संख्या के रूप में बन गया, संख्या क्या हो गया 5 हो गया। तो ये 5 क्या है, इस अवयव का सारणिक है। अवयव का सारणिक कितना आया, 5 आया। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सारणिक क्या होता है। एक वर्ग अवयव होगा, उसके संख्यात्मक मान को ही हम क्या बोलेंगे, उस अवयव का सारणिक कहेंगे। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे सारणिक को हम कैसे दर्शाते हैं, सारणिक को दर्शाने के लिए आप ये चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स, अर्थात DT ए लिख सकते हैं, या आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। इस तीनों चिन्हों से आप सारणिक का निरूपण कर सकते हैं, या डेल्टा लिख सकते हैं, या डेल्टा लिख सकते हैं, या इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, सारणिक का जो चिन्ह होता है। क्लियर है बात। तो सारणिक क्या हुआ, किसी वर्ग अवयव के संख्यात्मक मान को ही उस अवयव का क्या बोलेंगे, सारणिक कहते हैं। क्लियर है बात। अब अवयव अब इसमें देखिए दो बातें आपको मिलेंगी। जब भी आप सारणिक बनाएंगे अवयव का तो उसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो उसको पढ़ने के लिए आपको एक बात तो यहाँ पे मिला कि ये जो आपका सारणिक दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अवयव ए के लिए सारणिक, अवयव ए का सारणिक या अवयव ए के लिए सारणिक। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर आप कर देंगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर इतना लिखे हैं, तो ये होता है। और दूसरी बात क्या है कि सारणिक जो होता है, सारणिक जो होगा वो केवल और केवल वर्ग अवयव का ही होगा। इसका होगा, वर्ग अवयव का ही होता है। आएगा समझने। तो सारणिक आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि कोई भी अवयव मिल जाए तो उसको हम सारणिक के रूप में लिख दें, नहीं, केवल वर्ग अवयव का ही आप क्या बनाएंगे, सारणिक बनाएंगे। तो ये दो बातें आपको याद रखनी चाहिए कि सारणिक केवल वर्ग अवयव का ही बनता है, और जो अवयव का आप सारणिक बनाएंगे, जिस अवयव का सारणिक बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, उस अवयव का सारणिक, या अवयव ए का सारणिक बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि सारणिक कितने कोटि तक आप बना सकते हैं, किस किस कोटि के अवयव का आप सारणिक बना सकते हैं। तो जितने भी वर्ग अवयव होंगे सबका सारणिक बनेगा। 1 कोटि का होगा, 2 कोटि का होगा, 3 कोटि का होगा, 4 कोटि का होगा, जितने भी कोटि के वर्ग अवयव होंगे सबका बन जाएगा सारणिक। तो हम सीरियल वाइज देखते हैं कि उन सारणिक का हम प्रसार कैसे करते हैं, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, एक एक देखते हैं, उसके साथ एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी अलग अलग कोटियों के वर्ग अवयवों का सारणिक हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा कि एक कोटि वर्ग अवयव का सारणिक। एक कोटि का मतलब क्या है कि उस अवयव में एक पंक्ति होगा और एक स्तंभ होगा। तो जब इस प्रकार से अवयव मिलेगा, जैसे कोई अवयव मिल गया आपका, इसमें केवल एक ही अवयव है, तो ये 1 गुणे 1 या 1 क्रॉस 1 का अवयव बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक कोटि का वर्ग अवयव। तो इसका जब हम सारणिक ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और इस अवयव को भी डिटर्मिनेंट्स के रूप में रख देंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अर्थात इस अवयव का सारणिक इस प्रकार से, और ये जो अवयव का चिन्ह है इसको सारणिक के चिन्ह के रूप में बना देंगे। इधर भी सारणिक हो जाएगा, इधर भी सारणिक हो जाएगा। यदि इसमें एक ही अवयव है, इसको सीधा सीधा आप बराबर ए लिख सकते हैं। तो इस अवयव का सारणिक क्या होगा, ए आ जाएगा केवल। क्लियर है। अब द्वितीय कोटि का वर्ग अवयव देखिए, यदि आपका वर्ग अवयव द्वितीय कोटि क्या है, अर्थात A11, A12, A21, A22, इस प्रकार से इसमें 4 अवयव होंगे। 2 कोटि का मतलब क्या हो गया, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, तो 4 अवयव होंगे। तो जब इसका सारणिक आप निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, ये आपको हो गया A11, A21, A12, A22, ये सारणिक हो गया। अब इसका सारणिक मान कैसे ज्ञात करते हैं, प्रसार कैसे करते हैं। इसका प्रसार करने के लिए आप देखो, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, A11 इंटू A22, फिर माइनस का चिन्ह, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं तो क्या होगा, A21 इंटू A12। यह क्या होगा, द्वितीय कोटि के अवयव के प्रसार का रूप। किस प्रकार से इसका मान हम संख्या के रूप में बदलेंगे, तो आप देखेंगे तिरछा तिरछा गुणा करके आप घटा देंगे। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक।
जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यदि कोई अवयव आपका ए दिया गया है 5 2 -1 3, ये आपका अवयव है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, सारणिक। तो इसका सारणिक ज्ञात करना है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5 -1 2 3। क्लियर। अब इसका जब हम प्रसार करेंगे तो प्रसार करने का तरीका यही होता है द्वितीय कोटि के वर्ग अवयव का। इसमें क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15। फिर होता है माइनस चिन्ह, 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 17। इसका मान कितना आ गया, 17। तो इस सारणिक का मान कितना आ गया, 17 आ जाएगा। तो अवयव को सारणिक रूप बनाने के बाद ही उसका प्रसार करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा हम इसी का प्रसार कर दें, यहाँ बराबर लिख दिए 15 - 2 15 + 2। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अवयव का प्रसार नहीं होता है, वो प्रसार होता है तो किसका, सारणिक का। न तो आप अवयव को एक संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, सारणिक रहेगा तो वो आपका एक संख्या बनता है, लेकिन अवयव संख्या नहीं होता है। अवयव को संख्या के रूप में कैसे बनाते हैं, उसका सारणिक करने के बाद ही बनाते हैं। सीधा आप अवयव को एक संख्या के रूप में नहीं बना सकते हैं। क्लियर है बात। अब हम देखेंगे तृतीय कोटि का वर्ग अवयव होता है, उसको सारणिक रूप कैसे बनाते हैं और उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं तृतीय कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। तो तृतीय कोटि के वर्ग अवयव के सारणिक को ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अवयव होता है तृतीय कोटि का, तो उसमें कितने पंक्ति होंगे, कितने स्तंभ होंगे, तो उनमें अवयव की स्थिति क्या होती है, कौन सा अवयव कहाँ पे होता है, अवयव को कैसे दिखाते हैं, कौन सा अवयव किस पंक्ति किस स्तंभ में है, ये सब तो हम आपको अवयव में ही बता दिए हैं। फिलहाल यहाँ पे सारणिक में भी थोड़ा सा देखते चलेंगे कि कौन सा अवयव कहाँ पे है, उसका पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। क्योंकि यहाँ पे अवयवों के जो अवयव हैं उन सब का एक अपना चिन्ह होता है। उस चिन्ह को जानने के लिए यहाँ पे पंक्तियों और स्तंभों का जरूरी है कि हमें ये आना चाहिए। जब तक पंक्ति स्तंभ के बारे में हमें पता नहीं रहेगा तो हम इनके चिन्ह को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सभी अवयवों के अब क्या क्या चिन्ह होते हैं। तो इनका चिन्ह देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये आपका पहला एलिमेंट है A11, तो A11 यदि है तो इनका चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी अवयव का चिन्ह ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, -1 की पावर i + j। i + j का मतलब क्या है कि i आपका पंक्ति की संख्या होता है, j क्या होता है, स्तंभ की संख्या होता है। तो जब हम i + j करेंगे और -1 का घात रखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उस अवयव का चिन्ह क्या होता है। तो A11 का चिन्ह अगर हमें ज्ञात करना है तो -1 की घात 1 + 1 करेंगे, तो -1 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। इसका चिन्ह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इसी प्रकार से जब हम A12 करेंगे तो 1 + 2 यहाँ पे कितना आएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब योगफल सम संख्या आएगा तो हमेशा धनात्मक होगा, और योगफल जब विषम संख्या रहेगा तो उसका घात विषम संख्या होने पे चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा, 3 1 4 है, इसका चिन्ह माइनस होगा, ये 2 2 4 तो इसका भी प्लस हो जाएगा, 2 3 5 इसका भी माइनस हो जाएगा, 3 1 4 इसका प्लस रहेगा, 3 2 5 ये माइनस रहेगा, 3 2 ये 3 3 6 ये प्लस रहेगा। तो इस प्रकार से सभी अवयवों का अपना अपना चिन्ह होता है, और इस चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि जब भी सारणिक का हम प्रसार करेंगे, तृतीय कोटि का प्रसार करेंगे तो वहाँ पे चिन्ह की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए जब भी प्रसार होता है तो उसके पहले आप क्या करते हैं, उसको सारणिक के रूप में लिखते हैं। जब तक सारणिक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप उसका प्रसार नहीं ज्ञात कर सकते हैं, प्रसारण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अवयव को सारणिक के रूप में बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके लिए आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि इस पंक्ति में इस सारणिक में 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। तो तीनों पंक्तियों और तीनों स्तंभों के अनुदिश प्रसार किया जा सकता है। तो जब भी सारणिक का प्रसारण होगा तो वो आपको एक पंक्ति के अनुदिश या किसी स्तंभ के अनुदिश, 6 पंक्ति और स्तंभ मिला के होते हैं, तो किसी भी पंक्ति और स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसारण किया जा सकता है। या प्रश्न में आपको बोलेगा कि इसके अनुदिश प्रसार कीजिए, प्रसारण कीजिए, तो आपको उसके अनुदिश करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे R1 के अनुदिश कैसे हम प्रसारण ज्ञात करते हैं। तो R1 देखिए इसमें क्या है, ये आपका R1 होता है, R1 का अवयव ये तीनों है। क्लियर है बात। अब R1 के अनुदिश प्रसारण करना है तो ध्यान से देखेंगे, एक बार देखेंगे सारणिक का प्रसारण बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R1 के अनुदिश
प्रसरण करने पर, क्या करने पर, प्रसरण करने पर, प्रसार नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रसरण, है दोनों सेम चीज़ें, प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर यहाँ पे। तो जब R1 के अंदिश प्रसरण होगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहला अवयव लिखिए, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह प्लस होता है, तो A11 हो गया। इसके साथ क्या करते हैं, यह अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देते हैं, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जब आप इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ देंगे तो यही चार अवयव बचेंगे, तो इनका सारणिक आप बना लेंगे। दो कोटि के आप व्यू से आप इनका सारणिक बना लेंगे, समझ रहे हैं बात। तो तृतीय कोटि का जब सारणिक आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको दो कोटि का सारणिक बनाना होता है। कितनी कोटि का, दो कोटि का। तो यही होता है दो कोटि का सारणिक कैसे बन रहा है। अब इसका चिन्ह देखो प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब इस अवयव को ले लीजिए आप, इस पंक्ति को, स्तंभ को छोड़ दिए, तो ये चार अवयव बचे हैं, सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए और ये एक सारणिक हो गया। उसके बाद दूसरा अवयव रखिए, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस A12। अब आप क्या करेंगे, इसका भी उपसारणी बना, उपसारणी बोलते हैं, उपसारणी। तो इसके लिए क्या है, यह अवयव इस पंक्ति में है तो इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, यह अवयव इस स्तंभ में है तो इस स्तंभ को छोड़ दीजिए। तो जब आप ये और ये छोड़ देंगे तो यही चार एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4। इन चारों को लेकर के आप सारणी बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा, A21 A23 और ये A31 A33। क्लियर है बात। दो चीजें हो गई, पहला अवयव दूसरा अवयव हो गया। अब R1 का तीसरा अवयव बचा है, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस A13। इसके बाद क्या करेंगे, यह अवयव इस पंक्ति में इसको छोड़ दीजिए, इस स्तंभ में इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप इन सबको छोड़ देंगे तो बचेगा इधर का ये चार अवयव, तो इसका सारणी बना लीजिए। तो ये क्या हो गया, A21 A22 A31 A32। क्लियर है बात। अब तो आप द्वितीय कोटि के, जो तृतीय कोटि का सारणिक होता है उसका तो प्रसार जानते हैं कैसे करना है। उसका प्रसार आप कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, फिर माइनस इसका भी प्रसार कर लो, A12, इसका गुणा इसमें करेंगे, A21 A33 माइनस इसका गुणा करिए, A31 इंटू A23, फिर आगे प्लस A13। आप इसका जब प्रसार करेंगे तो इसका इसमें गुणा, A21 A32 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, A31 इंटू A22। तो ये आपका आ जाएगा सारणिक का R1 के अंदिश प्रसरण। तो इस प्रकार से आपको कोई भी पंक्ति, कोई भी स्तंभ लेके प्रसरण करना होगा तो आप सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। एक ही तरीके से आपके सारणिक, तृतीय कोटि का जो सारणिक होगा उसका प्रसरण आप ज्ञात कर सकते हैं, चाहे R1 होगा, R2 R3 C1 C2 C3, किसी के भी अंदिश करना होगा। तो बस एक चीज़ आप ध्यान रखिए, किस अवयव को लेना है, किस अवयव को छोड़ना है, उस सारणी कैसे बनाना है और चिन्ह क्या इसमें रखना है। चिन्ह सही रहेगा तो आप आसानी से उसका प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। इस पे देखते हैं एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको जो तृतीय कोटि का सारणी दिया गया है, इसमें कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, उसका प्रसरण करके उसका मान ज्ञात कर लीजिए। तो प्रसरण आपको पता है कि पंक्ति या स्तंभ किसी के भी अंदिश कर सकते हैं। तो हम इसमें एक दो अवयव, एक दो पंक्ति या एक दो स्तंभ के साथ प्रसरण करके आपको दो तीन तरीके से दिखाते हैं कि सबका प्रसरण किस तरह से होता है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप ये कर लो, R1 के अंदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर जब R1 के अंदिश प्रसरण करेंगे तो अवयव कौन सा लेना होगा, R1 का लेना होगा। तो R1 का पहला अवयव लीजिए 1, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस ही रहने दो। इसके बाद उपसारणी किसका बनेगा, इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, बचेगा कौन, 3 0 1 0, तो 3 0 1 0 हो गया। फिर R1 के अंदिश हो रहा है तो R1 का ये दूसरा अवयव है, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ क्या लगा लेंगे, माइनस। फिर उसके बाद लिख लेंगे अवयव आपका 2। अब इस पंक्ति को, इस अवयव स्तंभ को छोड़ेंगे, क्योंकि यह अवयव ले रहे हैं तो यह जिस पंक्ति में होगा, जिस स्तंभ में होगा उसको छोड़ देंगे। ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो -1 0 और 4 0 बचेगा, -1 0 और ये 4 0। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, तीसरा अवयव है, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस रखो, उसके बाद अवयव रखो। फिर इस अवयव को देखिए, इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में, 3 पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो ये 4 अवयव बचेंगे, तो -1 3 4 और 1 हो जाएगा।
अब इसका मान द्वितीय कोटि का सारणिक बन गया, तो आराम से इसका गुणा करके माइनस कर लीजिए। कैसे? 1 हो गया, 3 का गुणा 0 में 0, माइनस 1 का गुणा 0 में 0, -2, -1 गुणे 0 0, -4 गुणे 0 0, प्लस 4 हो गया, -1 प्लस 1 -1 होगा, फिर -4 गुणे 3 12। ये देखो जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ आएगा -13, -13 तो कितना आएगा? 13 चौके 52। इस सारणिक का मान कितना आएगा? -52 आएगा। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं किसी और पंक्ति या स्तंभ के साथ इसका प्रसरण जब करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हम करते हैं, ये वाला आप ले लेते हैं, C2 ले लो। यहाँ पे देखिए, अगर हम C2 के अनुदिश प्रसरण करें, C2 के अनुदिश प्रसरण करें तो क्या होता है। C2 आपका क्या है? ये है 2 3 1। इसके अवयव लेंगे तो आपको जब भी कोई भी पंक्ति या स्तंभ लेना है तो उसके अवयव को देखेंगे और उसका चिन्ह क्या होता है, बस उसके बाद उपसारी बना लीजिए। तो C2 का पहला अवयव क्या है? 2 है। तो 2 का चिन्ह क्या होता है आपको पता है, माइनस। तो इसके लिए पहले माइनस लगाइए, फिर उसके बाद ये अवयव 2 हो गया। अब इसका उपसारी बनाइए, इस पंक्ति को, इस स्तंभ छोड़िए, -1 0 और क्या आएगा? 4 0। ठीक, उसके बाद इसका दूसरा अवयव, इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस होता है, तो आप प्लस रखेंगे, फिर ये अवयव लिख लीजिए 3, फिर इसका उपसारी बनाइए, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो बचे कौन? 1 4 4 0, 1 4 और 4 0। फिर उसके बाद तीसरा अवयव देखिए C2 का, इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस। तो चिन्ह पहले लगाइए, उसके बाद ये अवयव लिखिए, उसके बाद इसका उपसारणिक लिखिए। तो इस अवयव के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देना होगा, बचेगा क्या? 1 4 -1 0, 1 4 -1 और 0। इसका प्रसरण हो गया। अब इसका आप ये सारणिक जो मिला है इसको हल कर लीजिए। तो ये कितना आएगा? -2 गुणे ये 0 0, ये आपका 0 हो जाएगा, सीधा सीधा 0 लिख दिया जाए। ये कितना होगा? 1 में गुणा करेंगे तो 0, 4 गुणे 4 कर देंगे तो 0 -16 हो गया। ये -1 इसका गुणा होगा तो 0 माइनस इसका गुणा करेंगे -4, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0, 16 3 48, -48 और ये कितना हो गया? -4, 48 4 कितना आएगा? 52। तो आप देख रहे हैं ये भी -52 आ रहा है, ये भी -52 आ रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी पंक्ति लीजिए, कोई भी स्तंभ लीजिए, तो सारणिक का मान वही मिलना है। यदि आप गलत कर रहे हैं तो भले ही इधर उधर आ सकता है, लेकिन सेम आएगा जब आप सही तरीके से लगाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका था तृतीय कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक। और सारणिक का मान कैसे याद करते हैं? उसका प्रसरण करके। सारणिक क्या होता है? एक संख्या होता है। संख्या मिलेगा कैसे? उसका प्रसरण कर दीजिए, संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम एक बात और देख लेते हैं। जैसे आपका अवयव में था कि किसी अवयव का किसी अदिश के साथ गुणा किया जाए तो क्या होता है, सेम इसी प्रकार से यहाँ सारणिक में भी आपको मिलेगा। कोई सारणिक रहेगा, उसका किसी अदिश के साथ गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवयव का। अवयव में क्या था कि जैसे आपका ये अवयव है 1 2 3 4, ठीक। इसमें किसी संख्या का यदि हम गुणा करते हैं, k का गुणा यदि करते थे तो क्या होता था, इसके प्रत्येक अवयव में k का गुणा हो जाता था। क्लियर? ये तो आप जानते हैं अवयव में होता है। लेकिन यदि ये सारणिक रहे, सारणिक इसका रहे और इसका अगर किसी अदिश के साथ गुणा है तो उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम किसी अदिश का सारणिक के साथ गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। इसका मान क्या होता है कि इस के का मान अवयव में क्या था, प्रत्येक अवयव में गुणा कर देते थे। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि यह जो संख्या होगा, अदिश होगा, इसका किसी पंक्ति में, किसी स्तंभ में, एक ही पंक्ति में करेंगे या एक ही स्तंभ में करेंगे गुणा, या तो जैसे आप कॉमन करते हैं एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में गुणा, उसी प्रकार से गुणा भी करेंगे। तो यहाँ पे जो k होगा, इसका जब सारणिक में गुणा करेंगे तो इस सारणिक में गुणा करते समय इस k का जो है किसी पंक्ति में, चाहे इस पंक्ति में गुणा करो, चाहे इस पंक्ति में गुणा करो, या इस स्तंभ में गुणा करिए या इस स्तंभ में गुणा करिए। क्लियर है? तो आप देखो, इसका जब आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे आप k इंटू सारणिक आप गुणा कर रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे k हो सकता है और ये 2k हो सकता है, बाकी ये 3 4 आप ऐसे लिख सकते हैं।
समझ रहे हैं बात। किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में आप गुणा कर सकते हैं। क्लियर है बात। चाहे आप इसमें गुणा करिए, चाहे आप तो स्तंभ में कर सकते हैं, इसमें छोड़ दिए दूसरे स्तंभ में कर लो। तो किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ में गुणा हो सकता है। और आदिश का जब गुणा होता है तो इस प्रकार से रहेगा, जब कॉमन करते हैं तो कैसे होता है। आव्यूह में क्या था, जैसे 8 4 2 4 मिल गया, तो इसमें क्या करते थे, आप अगर 2 कॉमन करना चाहें 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 4 2 1 2 मिल जाता था, ये आव्यूह में था। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में क्या है, जैसे आपका सारणिक हो गया 4 6 1 3, ये आपका सारणिक है। अगर इसके इसी पंक्ति में कॉमन मिल रहा है तो आप उसमें भी से कॉमन कर सकते हैं, उसमें से भी कॉमन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही पंक्ति में गुणा हो रहा है, एक ही स्तंभ में गुणा हो रहा है, उसी प्रकार से एक ही पंक्ति में कॉमन भी हम कर सकते हैं। तो ये 2 3 1 3 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। यदि एक ही पंक्ति में कॉमन है तब भी कॉमन कर लीजिए, स्तंभ में कॉमन है तब भी कॉमन हो जाएगा। और गुणा जब करेंगे तो गुणा भी इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कोई आव्यूह आपका है, ठीक, इसका अगर सारणी बनाए तो सारणी का आपका ये हो जाएगा 1 3 2 4। अब इसमें यदि हमें किसी संख्या का गुणा करना है तो क्या करेंगे, जैसे 2 का गुणा करना है तो आप क्या कर लेंगे, इसका पहले सारणी का मान ही ज्ञात कर लो, तभी 2 गुणा करो। इसका मान ज्ञात कर लेंगे, 4 1 के 4 में 6 गए, तो ये क्या आएगा 2 -2 -4 आ जाएगा। मतलब कि यदि सारणी में गुणा करना है तो आप क्या करेंगे, सीधा ऐसे नहीं करेंगे किसी पंक्ति में किसी स्तंभ में गुणा कर ले। आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिए कि इसका किसी एक पंक्ति में गुणा होगा, किसी एक स्तंभ में होगा। लेकिन जब आपको गुणा करना रहेगा तो क्या करेंगे, ये तो संख्या है ही, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप इसका मान ज्ञात कर लो, उसके बाद 2 का गुणा कर लो, आसानी से इसका मान मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन जब आव्यूह रहेगा तो आव्यूह में आप इस तरह से गुणा करेंगे। सारणिक रहेगा तो एक पंक्ति में कॉमन है तो उसमें कॉमन कर लो, एक स्तंभ में कॉमन है तो उसमें कॉमन कर लो। इस तरह से सारणिक और आव्यूह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है अदिश के साथ गुणन करने पर। सारणिक का पहला एक्सरसाइज 4.1 है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि सारणिक क्या होता है, सारणिक का क्या प्रयोग होता है, और सारणिक के प्रसार को हम कैसे करते हैं, द्वितीय कोट तृतीय कोट कोई भी सारणिक मिल जाए उसका प्रसार हम कैसे करते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बस इसमें भी वही मिलेगा कि सारणिक का मान कैसे ज्ञात करना है। जैसा कि इसके प्रयोग के बारे में यदि बात की जाए तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। जो आपने आव्यूह पढ़ा है उस आव्यूह का एक व्युत्क्रम आपने ज्ञात किया था, जो प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा ज्ञात किया था, उसका प्रयोग आप उस व्युत्क्रम को ज्ञात करने के लिए करेंगे। और क्या होता है कि सारणिक की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। कितने आसानी से आ जाएगा, जितने भी आप फार्मूला पढ़े हैं त्रिभुज चतुर्भुज के लिए उससे भी सरल यहाँ पे आपको फार्मूला मिलेगा। और इसमें जो रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण निकाय होते हैं, चाहे 2 चर का हो चाहे 3 चर का हो, उन सबको सॉल्व करने के लिए सारणिक का प्रयोग किया जाता है। तो सारणिक का प्रयोग आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे कि एक रैखिक समीकरण होता है, उसमें आपको वज्र गुणन विधि से बताया गया होगा कि वज्र गुणन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है। तो वज्र गुणन विधि कहाँ से मिलता है, इसी सारणिक से ही बनता है। उसका फार्मूला जो आप B1C2 - B2C1 A1 B2 - B2 A1 करते हैं, वो सब कहाँ से मिलता है, सारणिक से ही मिलता है। अभी हम सारणिक की सहायता जब रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वहाँ पे वज्र गुणन विधि से सॉल्व किया जाता था और यहाँ पे कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको रिमाइंड होंगी कैसे वहाँ पे होता था। तो चलिए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये पहला इसमें दिया गया है कि सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आप प्रसार कर लो। प्रसार कैसे होता है, इसका गुणा इसमें कर दो, 2 1 के 2 हो गया, माइनस इसका गुणा इसमें करिए -20, तो कितना हो गया 2 + 20 आपका आ जाएगा 22। तो ये इसका मान हो जाएगा। इसका भी देखो मान ज्ञात करना है तो आप इसका गुणा करिए तो क्या होगा cos² थीटा माइनस इसका गुणा करिए -sin² थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो cos² + sin² बराबर क्या होता है 1 होता है। आप ये याद रखेंगे, जैसे आपने इसका गुणा किया उसके बाद माइनस फिर इसका गुणा, उसके बाद जो चिन्ह आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपको बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस का ही चिन्ह लगाना है। चलिए द्वितीय कोट के ये भी है, इसका गुणा कर लो, इसका गुणा इसमें होगा तो x + 1 × x² - x + 1, फिर माइनस इसका गुणा इसमें करिए तो x + 1
इंटू एक्स माइनस वन। तो ये देखिए फार्मूला बन रहा है किसका, एक्स क्यूब प्लस वन, और ये किसका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आंसर आएगा क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। या आप सीधे सीधे इसका गुणा कर ले, इसका गुणा कर ले, सब कैंसिल वगैरह करके आप मान ज्ञात कर लो तो भी आ जाएगा। प्रसार करना है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। इसके तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपका अवयव दिया गया है a बराबर 1 2 4 2। तो आपको दिखाना है कि सारणिक किसका सारणिक है, 2a का सारणिक किसके बराबर है, सारणिक a का 4 के साथ गुणा करके, अर्थात डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ये आपका मान ज्ञात करना है। तो आप अगर लेफ्ट साइड ज्ञात करना चाहेंगे तो सारणिक किसका ज्ञात करना है, 2a का सारणिक ज्ञात करना है, किसका 2a। आपको यदि a पता है तो आप 2a ज्ञात कर लो पहले। तो कितना होगा 2 4 8 4, क्योंकि अवयव का गुणा क्या होता है, प्रत्येक अवयव गुणा। फिर इसका डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 4 8 4। इसको सॉल्व कर लो, प्रसार करो, इसका गुणा 8 माइनस 32, इसका गुणा कर लेंगे तो 32 आएगा, तो 32 घटा दीजिए माइनस 24 आ गया। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में क्या करना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात करो। ये कितना है 1 2 4 2, इसका आप प्रसार करो, 2 1 के 2 माइनस 4 दूना 8, तो कितना आ गया माइनस 6। अभी राइट साइड क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो 4 और ये माइनस 6 कितना आएगा माइनस 24। तो ये मान और ये मान देख रहे दोनों बराबर है। तो इस तरह से आप सिद्ध कर लो। प्रश्न में देखते रहो किसका सारणिक ज्ञात करना है, 2a का सारणिक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2a बनाना होगा। तो 2a कैसे बनाएंगे, इसमें गुणा कर लो, तो 2a बन गया, फिर उसका सारणिक ज्ञात करो। फिर राइट साइड में देखो क्या है, सारणिक पहले ज्ञात करना, उसके बाद 4 का गुणा। तो इसका सारणिक ज्ञात कर लिए माइनस 6 आएगा, फिर 4 का गुणा कर दो माइनस 24 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन चौथा देखिए, इसमें भी आपको तृतीय कोट का अवयव दिया है और सिद्ध क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a, ए में 3 का गुणा करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। और राइट साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात करने के बाद 27 का गुणा करना है। तो लेफ्ट साइड के लिए पहले आप 3a ज्ञात कर लो। तो 3a कितना होगा, इसमें 3 का गुणा 3 0 0 0 3 0 3 6 12, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करो। तो लेफ्ट साइड क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a, तो ये भी सारणिक बना लीजिए इधर भी। और एक बात इसमें आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप सारणिक का प्रसार करें, प्रसरण करें, तो आपको अगर सरल करना है, सारणिक का प्रसरण और छोटा करना है, सरल करना है, तो इसमें क्या करेंगे, आप इसमें उस पंक्ति अथवा उस स्तंभ के अंदर प्रसरण कीजिए जिसमें जीरो ज़्यादा हो। क्या हो, जीरो ज़्यादा हो। जब जीरो ज़्यादा रहेगा तो गुणा भाग थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें आप देखिए, इस वाले पंक्ति में 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है। तो आप क्या करो, C1 के अंदर प्रसार करो। किसके अंदर, C1 के अंदर। तो C1 के अंदर जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर तो क्या होगा, C1 का एलिमेंट रखना है। पहले ये अवयव रखो, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, 3 हो गया। फिर इसका उपसारणिक कौन होगा, ये पंक्ति यह स्तंभ छोड़िए, 3 6 0 12। फिर इसके बाद ये अवयव क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, तो माइनस 0। जीरो के साथ जैसे सारणी बनाएंगे, फिर जीरो में गुणा करेंगे पूरा जीरो ही आ जाएगा। इसीलिए जीरो वाले स्तंभ और पंक्ति को आप ज़्यादा लीजिए। फिर इस वाले तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि आप इस पंक्ति इस स्तंभ छोड़ेंगे तो ये सारणी बनेगा। फिर जीरो में उसका गुणा करेंगे, जीरो ही आएगा, तो इसलिए उसके सारणी को ही मत लिखिए। फिर आगे अगला चिन्ह भी, इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, ये भी जीरो है। इसके अगर पंक्ति स्तंभ छोड़े जो आप भी सारणी बनाएंगे आप, और इसका मान जो ज्ञात करें, फिर जीरो में गुणा करें, फिर जीरो ही आएगा। इसलिए आप क्या करो, जिसमें जीरो ज़्यादा रहे उसी पंक्ति और स्तंभ के अंदर आप प्रसार करिए, तो छोटा हो जाता है। तो ये क्या होगा, 12 3 36 माइनस 0, तो 36 गुणे 3 कितना होगा, 108। इसका लेफ्ट साइड कितना आ गया, 108 आ गया। अब राइट साइड ज्ञात करना है। राइट साइड में पहले आप डिटर्मिनेंट्स आप ज्ञात करो। तो ए आपका 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। अब इसमें देखो, फिर भी वही करिए, C1 के अंदर प्रसार करिए। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण जब कर देंगे तो क्या मिलेगा, इसका अवयव 1 है, चिन्ह प्लस होता है, और इसका आप उपसारणिक रखो। तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ेंगे, 1 2 0 4 बचेगा, 1 2 0 4। फिर इसका चिन्ह माइनस और 0 है, तो इसके उपसारणिक में लिखिए मत, इसका चिन्ह प्लस, ये भी 0। तो ये 1 आएगा और 4 1 के 4 में 0, तो 4 1 के कितना आएगा 4। अब फिर इसका राइट साइड देखो क्या होगा, राइट साइड कितना है 27
गुड़े डिटर्मिनेंट साथ है तो 27 गुड़े 4, 4 दूना 8 तो 10, 108 ये भी आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड देख रहे हैं, दोनों मान आपके बराबर आ जाएंगे। पांचवें क्वेश्चन देखिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सब तृतीय कोटि का सारणिक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी आप तो कर ही लेंगे, सारणिक का प्रसरण तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया क्या कि जब भी सारणिक को आप प्रसार करना हो तो सरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उस पंक्ति और उस स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कीजिए जिसमें जीरो की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो आप देख रहे हैं इसमें इस वाले पंक्ति में 2 जीरो है, तो यहाँ से करेंगे और छोटे में आ जाएंगे। तो क्या किया जाए, यहाँ पे लिखेंगे R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो R2 में देखो कौन कौन से अवयव है। तो इस अवयव का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, पहले माइनस लिख लीजिए, फिर ये अवयव रखो जीरो, फिर इसका जब उप सारणी बनाएंगे तो उसका मान याद करके जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो और आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरा अवयव क्या है, इसका चिन्ह प्लस होता है तो प्लस रखो, और ये भी अवयव जीरो है, इसके भी उप सारणी को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी मान जीरो ही मिलेगा। फिर अगला अवयव क्या है, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, और फिर अवयव रखेंगे तो -1, इसका उप सारणी रखिए, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, बचेगा 3 -1 3 -5, 3 -1 3 -5, ये देखो सब जीरो, ये सब हट गया, बचेगा क्या, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। और इसका जब प्रसार करेंगे 3 × 5 = 15, माइनस 3 का गुणा -1 -3, तो -3 और ये माइनस प्लस हो गया 3, तो ये कितना आएगा, -12। इस सारणी का मान कितना आ गया, -12। तो आप भी ये इसमें देख करके करिए प्रसरण कि जिसमें जीरो ज़्यादा रहे, 1 जीरो है तब भी सही है, 2 जीरो है तब भी सही है। जब तीनों जीरो हो जाएंगे तो सारणी का मान क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। आपको यहाँ पे ये देखना भी है, मिलेगा भी सारणी का, जब हम गुणधर्म पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि यदि तीनों अवयव जीरो हो रहे हैं किसी पंक्ति और स्तंभ में तो सारणी का मान क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से पांचवें का आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए। इसका छठवां क्वेश्चन देखिए, क्या ये अलग क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ये भी है, अवयव दिया गया, इसका सारणिक ज्ञात करना है, तो सारणिक ज्ञात करना है। तो सारणिक तो पहले से ही पता है, अवयव का ही तो सारणिक होता है, तो इसमें अलग से नई सी कौन सी बात हो गई है। तो यहाँ पे अवयव दिया, इसका सारणिक बना ही लीजिए। तो डिटर्मिनेंट साथ पे क्या होगा, इसको सारणिक रूप में लिख करके इसका भी प्रसार कर देते हैं। ये अवयव देने का कोई मतलब थोड़ी नहीं कि हम यहाँ पे समझ नहीं रहे हैं, अवयव है तो सारणिक कैसे मिलेगा, तो जान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोई जीरो नहीं दिख रहा है, तो कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ लेके प्रसरण करिए। तो सबसे सरल होता है R1 के अंदिश प्रसरण कर दीजिए। तो क्या होगा, इस अवयव को लेंगे, इसका चिन्ह प्लस होता है, बाकी इसका उप सारणी रखो, ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए, तो 1 -3 4 -9, फिर इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस, फिर ये अवयव रखिए 1, इसका उप सारणी ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 2 -3 5 -9, फिर ये अवयव लीजिए, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, फिर इस अवयव को रखेंगे तो माइनस हो गया, इसका उप सारणी रखो, ये पंक्ति यह स्तंभ छोड़िए, 2 1 5 4, ठीक है। अब 1 का गुणा करेंगे देखिए आएगा, तो इसका प्रसार करेंगे तो इसका गुणा -9 माइनस, इसका गुणा करेंगे -12, फिर ये माइनस है, इसका गुणा करिए -18 माइनस, इसका गुणा करेंगे -15, और ये -2 हो गया, इसका गुणा करिए 4 दूना 8 -5 1 5, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9 + 12, और ये क्या होगा, -18 + 15, ये क्या आएगा, -2 × 3, ये हो गया आपका 3, ये आएगा -3 माइनस माइनस +3, और ये -6, 3 और 3 जोड़ देंगे, 3 और 3 जोड़े कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -6 बराबर कितना हो गया, 0। तो ये आपका आ जाएगा, इसके अवयव के सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इसके सातवें क्वेश्चन देखिए, आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। दो सारणिक बराबर दिया गया है, ये दो सारणिक दिया गया, एक बराबर है, तो इसके यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपने अवयव में पढ़ा है कि यदि दो अवयव बराबर हैं तो उनके प्रत्येक संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है, सारणिक में आप नहीं कह सकते हैं कि इसके संगत अवयव बराबर हैं, संगत अवयव बराबर होना जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको तो ये पता है कि जब ये इसको हल कर देंगे तो ये एक संख्या मिल जाएगी, ये भी एक संख्या मिल जाएगी, तो दोनों बराबर करके आप ज्ञात ही कर लेंगे। तो इसमें अवयव को बराबर रखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसका प्रसार करो, देखो कितना आता है, 2 1 के 2 -5 2 के 20, इसका प्रसार करो तो 2x² -4 6 24, तो ये कितना आ जाएगा,
-18 -24 इधर कर दो, +24 हो गया बराबर 2x²। तो 2x² बराबर कितना आ जाएगा? 18 6 24, तो 2 3 6 हो गया। x² बराबर 3, तो x का मान क्या आएगा? x का मान आ जाएगा +-√3, मतलब x का मान कर्डिंग 3 हो जाए, प्लस हो चाहे माइनस हो। तो इस तरह से आप x का मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें संगत अवयव को बराबर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता भी नहीं है तो बराबर रखने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कभी कभी, तो आपको जब मिले तो रखना नहीं है। इसको देखिए कैसे करेंगे। 5 दूना 10, -3 जो कि 12, इसका गुणा करिए 5x - 6x, ये कितना आएगा? -2 बराबर -x, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसे ही आपका 8वां नंबर बहुविकल्पी है। इसको देखिए आप प्रसार करो, इसमें दिख रहा है कि ये 2 बराबर 18 बराबर, तो x 6 तो x बराबर 6 मिलेगा। लेकिन आप इस तरह से नहीं रखेंगे, इसका प्रसार करने के बाद ही x का मान ज्ञात करो। इसका प्रसार क्या होगा? x² - 36 बराबर, इसका गुणा करिए 36 - 36, तो -36 - 36 कैंसिल, तो x² बराबर क्या आ गया? 36 आया। तो x का मान क्या होगा? कर्डिम 36 मतलब इसका वर्गमूल +-6, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। x का मान +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, दोनों में कोई हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ये दूसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि सब में 6 दिया है, तो आप +6 रखो -6 रखो, क्या रखेंगे? तो उसके लिए ये होगा, जब आप इसका प्रसार करेंगे तभी पता चलेगा, प्लस माइनस दोनों होगा।